नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आज हम शेखावाटी का सिरमौर कहा जाने वाला झुंझुनू जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो शेखावाटी क्षेत्र है, इस शेखावाटी क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र किसे कहा गया? शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना किसने की? इस क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों, इस क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले सम्मिलित होते हैं। एक जिला है जिसका नाम है सीकर, नंबर 2 जिसका नाम है चूरू, और नंबर 3 जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। यानी इन 3 जिलों के क्षेत्र को राजस्थान में शेखावाटी कहा जाता है। शेखावाटी इनको क्यों कहा जाता है? देखिएगा, आमेर में अर्थात जयपुर में या ढूंढाड़ राज्य में जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है कछवाहा वंश। कछवाहा वंश का एक युवराज, एक राजकुमार इस क्षेत्र में आकर एक नई कछवाहा वंश की एक नई शाखा बसाता है जिसे कहा जाता है शेखावत शाखा। शेखावत शाखा की स्थापना इस क्षेत्र में राव शेखा के द्वारा की गई, और राव शेखा द्वारा शासित जो प्रदेश था वो प्रदेश क्या कहलाया? शेखावाटी कहलाया। यानी राव शेखा ने जिस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया वो राज्य शेखावाटी कहलाया, और जिस वंश की स्थापना की यानी जो शाखा चलाई वो शाखा कहलाई शेखावत। तो देखिएगा, राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश, राव शेखा द्वारा शासित प्रदेश, राव शेखा द्वारा जो शासित प्रदेश था वो शासित प्रदेश क्या कहलाया? शेखावाटी कहलाया। शेखावाटी प्रदेश या शेखावाटी क्षेत्र कहलाया। और राव शेखा ने जिस देखिएगा, और राव शेखा ने जो शाखा चलाई वो शाखा कहलाई शेखावत शाखा। यानी ये जो शाखा है इसके राव शेखा द्वारा बसाई गई वो शाखा कौन सी शाखा कहलाई? शेखावत शाखा कहलाई। राव शेखा की जो छतरी बनी हुई है, राव शेखा की जो छतरी बनी हुई है वो राव शेखा की छतरी है कहां पर? राव शेखा की छतरी पूछा जा सकता है आपसे, राजस्थान में राव शेखा की छतरी कहां है? राव शेखा की छतरी, जो राव शेखा की छतरी है वो राव शेखा की छतरी है परसारामपुरा गांव में। तो याद रखिएगा, गांव का नाम परसारामपुरा गांव। परसारामपुरा गांव, जो परसारामपुरा गांव है, ये परसारामपुरा गांव है किस जिले में? ये गांव है झुंझुनू जिले में। इस गांव में राव शेखा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अब देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के कुल 3 जिले आते हैं। एक जिला है जिसका नाम है सीकर, जिला नंबर 2 चूरू, और जिला नंबर 3 जिसका नाम क्या है? झुंझुनू। शेखावाटी की स्थापना यानी शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। राव शेखा ने इस क्षेत्र में शेखावत नामक शाखा चलाई थी। शेखावत शाखा राव शेखा के द्वारा चलाई गई। और शेखावत राव शेखा की जो छतरी है वो राव शेखा की छतरी कहां पर है? परसारामपुरा गांव में। परसारामपुरा गांव कहां पर है? झुंझुनू में। दोस्तों, आज हम जिस जिले के बारे में अध्ययन करेंगे उस जिले का नाम है झुंझुनू। सबसे पहले इस झुंझुनू के उपनाम क्या है? ये झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका नामकरण झुंझुनू क्यों हुआ? इस सामान्य तथ्यों के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस झुंझुनू को कहा जाता है, इस झुंझुनू का जो उपनाम है वो उपनाम है राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार। राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार। देखिएगा, राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। राजस्थान का एक जिला है जिसे कहा जाता अलवर। अलवर को कहा जाता राजस्थान का सिंह द्वार। भरतपुर को कहा जाता राजस्थान का प्रवेश द्वार। और नागौर जिले की एक तहसील है डीडवाना, उसको कहा जाता शेखावाटी का प्रवेश द्वार। तो यहां पर आप नोट करके एक बात यह भी याद रखिएगा, जो डीडवाना है, देखिएगा नागौर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है डीडवाना। इस डीडवाना को कहा जाता शेखावाटी का प्रवेश द्वार। जो डीडवाना, इस डीडवाना को क्या कहा जाता है? शेखावाटी का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहीं से जो सीमा आरंभ होती है वो शेखावाटी की होती है, इसलिए शेखावाटी का प्रवेश द्वार। जो शेखावाटी का प्रवेश द्वार है वो कहलाता है डीडवाना। लेकिन याद रखिएगा,
इसके अलावा राजस्थान में शेखावाटी का प्रवेश द्वार एक और स्थान को कहा जाता है जिसका नाम है बेरहाट। आपने नाम सुना होगा बेरहाट सभ्यता, जिसका वर्तमान में नाम है विराटनगर, जो कहां पर है, जयपुर में है। इसको भी कहा जाता है शेखावाटी का प्रवेश द्वार। बेरहाट विराटनगर को भी शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है और डीडवाना को भी शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों यदि ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना, दोनों दोस्तों दोनों कभी नहीं आएंगे, दोनों में से एक पूछा जाएगा। शेखावाटी का प्रवेश द्वार डीडवाना तो है नागौर में, और बेरहाट अर्थात विराटनगर कहां पर है, जयपुर में। देखिएगा झुंझुनू का पहला नाम, इसे कहा जाता है राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार। इसी शेखावाटी का दूसरा नाम है शेखावाटी का सिरमौर जिला, जो शेखावाटी प्रदेश है इसका सिरमौर जिला कहा जाता है, शेखावाटी का सिरमौर जिला। जैसे देखिएगा दुर्गों का सिरमौर कहा जाता चित्तौड़गढ़ को, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता किसको, चित्तौड़गढ़ को। नृत्यों का सिरमौर कहलाता है घूमर, और जबकि शेखावाटी का सिरमौर जो जिला कहलाता है उस जिले का नाम क्या है, झुंझुनू। अब देखिएगा झुंझुनू जिला जो है ये दो बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यह है कि झुंझुनू जिला ओपन एयर आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी ओपन आर्ट गैलरी या ओपन एयर आर्ट गैलरी, एक तो इसके लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू जिला। देखिएगा ओपन एयर आर्ट गैलरी है क्या, तो इसमें आप ये याद रखिएगा ओपन आर्ट जो गैलरी है, ओपन एयर आर्ट जो गैलरी है, इसको कहा जाता कला दीर्घा, इसको क्या कहा जाता है, कला दीर्घा। यानी हम यूं कह सकते हैं शेखावाटी का यह जिला अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, शेखावाटी का यह जिला अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, शेखावाटी का यह किला, यह जिला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस जिले को कहा जाता ओपन एयर आर्ट गैलरी, ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। जो भित्ति चित्रण कला है, ये भित्ति चित्रण कला दोस्तों है क्या, ये एक ऐसी कला है जो राजस्थान में आमेर में सबसे पहले आई थी। इससे भी पहले का इतिहास देखें इसका, तो ये मूलतः कला है ईरान इराक की, अर्थात पर्सिया फारस की। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया और पर्सिया का प्राचीन नाम ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया, और पर्सिया का प्राचीन नाम अनेक मिलते हैं, जिसमें से पर्सिया भी कहा जाता है, ईरान भी कहा जाता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी के निकट ईरान और इराक में सर्वप्रथम दीवारों पर जो चित्रण करने की जो कला थी वो वहां पर क्या कहलाई, भित्ति चित्रण कला कहलाई। पर्सिया ईरान इराक की ये कला है। ये कला मुगल दरबार में सर्वप्रथम दिल्ली में आई थी, और मुगल दरबार से होते हुए ये आमेर राज्य में आई थी। आमेर राज्य से ये शेखावाटी में गई, और शेखावाटी से हम यूं कह सकते हैं ये बूंदी में गई। राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी प्रदेश प्रसिद्ध है, लेकिन भित्ति चित्रों में जो प्रथम स्थान आता है वो प्रथम स्थान बूंदी का आता है। उसी प्रकार भित्ति चित्र भी दो प्रकार के होते हैं, यह भी याद रखिएगा। भित्ति चित्रण कला दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सको बुनो, एक होती है फ्रेस्को बुनो। सको बुनो का अर्थ होता है सूखी दीवार पर चित्रण करने की कला, और फ्रेस्को बुनो का मतलब होता है कि गीली दीवार पर भित्ति चित्रण करने की कला, जिसे फ्रेस्को बुनो आला गीला पद्धति या अराइश पद्धति का भी कहा जाता है। इस कला के लिए जो राजस्थान का जिला प्रसिद्ध है, देखिएगा फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को बुनो। इस फ्रेस्को बुनो को कहा जाता है अराइश पद्धति, अराइश पद्धति, अराइश पद्धति, या इसी को कहा जाता आला गीला पद्धति, आला गीला पद्धति। ये तीनों पद्धतियों के एक ही नाम है। दूसरी एक पद्धति होती है जिसको कहते हैं हम फ्रेस्को सको। फ्रेस्को सको क्या होती है, सूखी दीवार पर यदि हम चित्र बनाते हैं तो वो फ्रेस्को सको, और गीली दीवार पर या आली दीवार पर, जिसे मारवाड़ी में कहा जाता है, यदि उस पर हम चित्र बनाते हैं तो वो फ्रेस्को बुनो कहलाती है। इस फ्रेस्को बुनो को कहा जाता अराइश पद्धति, और इसी को कहा जाता आला गीला पद्धति। इसके लिए राजस्थान का जो जिला प्रसिद्ध है वो जिला झुंझुनू प्रसिद्ध है। तो देखिएगा पद्धति के लिए प्रसिद्ध जो झुंझुनू जिला है, ये झुंझुनू जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये झुंझुनू जिला दोस्तों, एक तो ये याद रखिएगा झुंझुनू जो जिला है, ये झुंझुनू जिला
फ्रेस्को बुनो के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेस्को बुनो, जिसका दूसरा नाम अरायस पद्धति या इसी को कहा जाता है आला गीला पद्धति, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार, इसे कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर जिला। और ये जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध किसके लिए? ओपन एयर आर्ट गैलरी अर्थात दीर्घा कला या कला दीर्घा के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू जिला। अब देखिएगा, यहां से दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। झुंझुनू जिले की स्थापना किसने की? झुंझुनू जिले का नामकरण कैसे हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्थापना, झुंझुनू जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई, यह प्रश्न आ रखा है। तो झुंझुनू जिले की जो स्थापना की गई है, झुंझुनू जिले की जो स्थापना की गई है वो मोहम्मद खां के द्वारा की गई है। झुंझुनू जिले की जो स्थापना की गई है वो स्थापना किसके द्वारा की गई है? मोहम्मद खां के द्वारा की गई है। जबकि दूसरा एक प्रश्न यह है कि इस जिले का नामकरण झुंझुनू हुआ कैसे? इस जिले का नामकरण झुंझुनू हुआ कैसे? तो झुंझुनू जिले का जो नामकरण हुआ है वो नामकरण कैसे हुआ, किस आधार पर इसका नाम झुंझुनू पड़ा है? तो देखिएगा, राव झुंझा जाट यानी झुंझा नामक एक जाट था, इस जाट के द्वारा यह बसाया गया था। झुंझा जाट या इन्हीं का नाम मिलता है झुंझार सिंह नेहरा। झुंझार सिंह नेहरा द्वारा बसाया क्षेत्र, बसाया क्षेत्र यानी यह क्षेत्र राव झुंझा या फिर झुंझार सिंह नेहरा ने यह क्षेत्र बसाया था, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा है वो नाम क्या पड़ा है? झुंझुनू पड़ा है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, इस क्षेत्र का एक तो नामकरण यानी किसके नाम पर, राव झुंझा या झुंझार सिंह नेहरा। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि झुंझुनू जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो झुंझुनू जिले की स्थापना मोहम्मद खां के द्वारा की गई है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं झुंझुनू जिले के जो प्रमुख मेले हैं। झुंझुनू जिले में प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, झुंझुनू जिले में जो प्रमुख मेले लगते हैं उनमें से देखिएगा, जो पहला मेला है उसका नाम है राय माता का मेला। झुंझुनू जिले में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है राय माता का मंदिर, और राय माता के मंदिर में जो मेला लगता है उस मेले का नाम है राय माता का मेला। राय माता का मेला लगता है गांगियासर गांव में, गांगियासर गांव में। झुंझुनू जिले का ये गांव है जिसका नाम है गांगियासर गांव। इस गांव में ये जो मेला लगता है ये प्रतिवर्ष मेला लगता है विजयादशमी के दिन या विजयदशमी के दिन। विजयादशमी यानी दशहरे पर, दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, यानी ये मेला जो लगता है ये मेला लगता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन ये मेला लगता है। और मेले का नाम क्या है? राय माता का मेला। मेला नंबर 2, नरहड़, नरहड़ गांव है झुंझुनू में, नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स। जो नरहड़ पीर का उर्स है ये नरहड़ गांव में बढ़ता है। नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स ये कौन से गांव में? नरहड़ गांव में। झुंझुनू जिले का गांव है नरहड़। यहां पर शक्कर बाबा पीर की दरगाह है जिसे बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। और यह मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह मेला, यह उर्स आयोजित होता है। उर्स का अर्थ होता है मिलन, उर्स का अर्थ होता है आध्यात्मिक विवाह। जब किसी सूफी संत की आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तब उस पुण्य तिथि के दिन जो वहां पर उस पीर की स्मृति में एक लिख सकते हैं कि एक विशाल जो मेला बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है। ये देखिएगा, उर्स किस गांव में? नरहड़ गांव में। और राय माता का जो मेला लगता है ये राय माता का मेला कब लगता है, कहां लगता है? गांगियासर गांव में। और लगता कब है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन यह मेला लगता है। तीसरा देखिएगा, एक झुंझुनू जिले में एक स्थान है लोहागढ़। देखिएगा, लोहागढ़ जो है वो अलग है और एक है लोहागढ़। ये लोहागढ़ एक तीर्थ स्थल है और यहां पर लगता है लोहागढ़ का मेला। झुंझुनू जिले में गांव है जिसका नाम है लोहागढ़। ये जो मेला लगता है यहां पर,
ये मेला कहां से लेकर कहां तक लगता है? तो देखिएगा, गोगा नवमी, और गोगा नवमी आती है भाद्रपद, गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये से लेकर ये भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है। भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है, यानी 6 दिनों तक यह मेला आयोजित होता है। गोगा नवमी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक यह मेला बढ़ता है। और जो मेले का नाम है, वो मेले का नाम क्या है? लोहागढ़। एक तो मेला लगता है इस तिथि को, यह वर्ष में 2 बार मेला लगता है। दूसरा लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। एक वर्ष में कितनी बार मेला? 2 बार मेला आयोजित होता है। चैत्र अमावस्या को मेला आयोजित होता है। इसके अलावा ये गोगा नवमी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला लगता है। अब देखिएगा, झुंझुनू में एक मंदिर बन रखा है, मनसा देवी का मंदिर है। यदि आपसे पूछे राजस्थान में मनसा देवी या मनसा माता का मंदिर कहाँ है, तो झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले में भी कहाँ है? तो प्रॉपर ये है झुंझुनू में। और इस माता के मंदिर के बाहर जो मेला लगता है, ये मेला भी 2 बार लगता है। एक तो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी और एक लगता है आशोज शुक्ल अष्टमी को। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। देखिएगा कब कब, एक तो लगता है चैत्र माह में, चैत्र माह का पक्ष कौन सा? शुक्ल और अष्टमी, एक तो इस दिन लगता है। दूसरा आश्विन यानी आशोज शुक्ल अष्टमी को, आशोज शुक्ल अष्टमी को। वर्ष में कितनी बार मेला? 2 बार मेला लगता है। इसके अलावा रानी सती का मेला, जिसे झुंझुनू में दादी जी भी कहा जाता है, रानी सती का मंदिर बन रखा है। रानी सती का मेला, रानी सती का मेला झुंझुनू में, प्रॉपर झुंझुनू में। यहां पर रानी सती का मंदिर भी है। और देखिएगा, इनका मूल नाम जो था वो नारायणी अग्रवाल था। ये अपने पति के साथ में सती हो गई और मेला बढ़ता है। तो देखिएगा, सतिया अमावस्या आती है भाद्रपद अमावस्या को, और सतिया अमावस्या के दिन यह मेला बढ़ता है, यानी भाद्रपद अमावस्या के दिन यह मेला बढ़ता है। तो झुंझुनू जिले के जो प्रमुख मेले हैं, वो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक मेला राय माता का मेला, जो ये छोटे छोटे मेले, इनमें डेट नहीं पूछी जाती, स्थान पूछा जाता है। जैसे राय माता का मेला गांगियासर गांव में बढ़ता है। नरड पीर का उर्स, इसमें डेट पूछी जा सकती है। जो डेट है वो कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह मेला आयोजित होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नरहड पीर का उर्स, लोहागढ़ तीर्थ स्थल है और यहां पर इस नाम का मेला बढ़ता है। वर्ष में 2 बार, गोगा नवमी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक और चैत्र अमावस्या को। मनसा माता का मंदिर, जो मनसा माता का मंदिर है, उसके बाहर यह मेला बढ़ता है झुंझुनू में, वर्ष में 2 बार, चैत्र शुक्ल अष्टमी को और आशोज शुक्ल अष्टमी को। रानी सती का मेला, रानी सती का जो मेला है, यह मेला बढ़ता है झुंझुनू में। और कब बढ़ता है? सतिया अमावस्या को, यानी भाद्रपद अमावस्या को यह मेला आयोजित होता है। तो ये झुंझुनू जिले के जो प्रमुख मेले थे, ये प्रमुख मेले। अब हम पढ़ते हैं झुंझुनू जिले का जो प्रमुख इतिहास है। झुंझुनू जिले की किसने स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका जो नामकरण है, वो इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, झुंझुनू जिला, इस झुंझुनू जिले का इतिहास देखें तो सबसे पहले यहां पर झुंझुनू क्षेत्र जो बसाया, वो बसाया था राव झुंझा ने। किसने बसाया? राव झुंझा ने। या राव झुंझा का दूसरा नाम मिलता है झुंझार सिंह, राव झुंझा जाट था ये। दूसरा मिलता है झुंझार सिंह नेहरा ने, झुंझार सिंह नेहरा ने। यहां पर देखिएगा, झुंझुनू में जो शासन किया है, वो शासन किसने किया है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि मोहम्मद खां ने। मोहम्मद खां एक मुसलमान था, कायम खानी मुसलमान। मोहम्मद खां कायम खानी गोगा जी के जो वंशज थे, गोगा जी के वंशजों ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया, कायम सिंह ने, और उसके वंशज कहलाए कायम खानी। तो मोहम्मद खां जो था वो कायम खानी मुसलमान था। मोहम्मद खां कायम खानी ने इस राज्य की स्थापना की, यानी झुंझुनू राज्य की स्थापना की। और यहां पर लगभग 17वीं शताब्दी तक यहां पर जो शासन था, वो शासन किसका था? मोहम्मद खां कायम खानी का था। यानी कायम खानी मुसलमानों ने, कायम खानी मुसलमानों ने
कायम खानी मुसलमानों ने सन 1730 तक यहां शासन किया। सन 1730 तक यहां शासन किया। तो कायम खानी मुसलमानों ने यहां शासन कहां से लेकर कहां तक किया था? तो देखिएगा 1730 तक यहां शासन किया। उसके बाद में पिंडारियों ने इस झुंझुनू में लूटपाट आरंभ कर दी। राजस्थान में मराठों का आक्रमण होता है, मराठों ने झुंझुनू में खूब लूटपाट मचाई थी और साथ में पिंडारियों ने भी मचाई थी। इस लूटपाट से बचने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी ने यहां पर एक रेजिडेंसी की स्थापना की। यानी इसके बाद में यहां पिंडारियों की लूट हुई, यानी पिंडारियों और पिंडारियों और मराठों ने 1730 के बाद झुंझुनू को खूब लूटा। देखिएगा झुंझुनू में जो लूटपाट मचाई थी, जो अराजकता का माहौल बनाया था, वो बनाया था पिंडारियों ने और वो बनाया था मराठों ने। कब? 1730 के बाद। 1730 तक तो यहां पर कायम खानी मुसलमानों का अधिकार रहा और इन्होंने यहां पर क्या किया था? शासन किया था। तब इस मराठों की लूट से बचने के लिए यहां पर एक रेजिडेंसी की स्थापना हुई जिसे कहा जाता शेखावाटी ब्रिगेड। क्या कहा जाता? शेखावाटी ब्रिगेड। तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो उद्देश्य था, देखिएगा शेखावाटी ब्रिगेड का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था क्या? उद्देश्य था मराठों के आक्रमण को रोकना और इसकी स्थापना हुई थी सन 1835 में, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। शेखावाटी ब्रिगेड, देखिएगा यहां से दो बातें पूछी जा सकती है, एक बार पटवार में भी पूछा, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की किसने? पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि इस शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां रखा गया? मुख्यालय कहां रखा गया? तो देखिएगा शेखावाटी ब्रिगेड की जो स्थापना की गई थी, वो स्थापना मेजर हनी फोस्टर ने की थी। मेजर हनी फोस्टर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर हनी फोस्टर, इसने इसकी स्थापना की थी। दूसरा यह प्रश्न है कि इसका मुख्यालय कहां था? इसका मुख्यालय था झुंझुनू में। तीसरा इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था? मराठों और पिंडारियों के आक्रमण को रोकना। इसका उद्देश्य क्या था? पिंडारियों और मराठों के आक्रमण को रोकना। पिंडारियों और मराठों के आक्रमण को रोकना। पिंडारियों और मराठों के आक्रमण को रोकना, इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। एग्जाम में प्रश्न ये पूछ रखा है कि इसका मुख्यालय, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय स्थापित किया गया, वो स्थापित कहां किया गया था? झुंझुनू में किया गया था। इसकी स्थापना किसने की? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर हनी फोस्टर। मेजर हनी फोस्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थापना कब की गई थी? सन 1835 में। उद्देश्य क्या था? मराठों और पिंडारियों के आक्रमण को रोकना और उसके बाद में इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया और बाद में आगे चलकर यह शेखावाटी एक ठिकाने के रूप में तब्दील हुआ और सीकर जिले में, यानी वर्तमान में जो सीकर जिला है, सीकर भी एक ठिकाना बना था और इसमें बड़े बड़े चिड़ावा, मंडावा, महनसर, मलसीसर और नवलगढ़ आदि ठिकानों के अंतर्गत विभाजित हो गया और जयपुर राज्य के ये प्रमुख ठिकाने कहलाए। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व था। तो सबसे पहले इसका जो नामकरण हुआ है, ये याद रखिएगा, झुंझुनू का जो नामकरण हुआ है, वो नामकरण किसके नाम पर हुआ है? राव झुंझा जाट के नाम पर हुआ है। झुंझार सिंह नेहरा के जाट के नाम पर, याद रखिएगा, इसने स्थापना नहीं की थी, इसके नाम पर नामकरण हुआ। यदि आपसे पूछे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्थापना की गई मोहम्मद खां कायम खानी के द्वारा। ये कायम खानी होते कौन है? गोगा जी के जो वंशज थे, एक गोगा जी का 15वां वंशज जिसका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया
और उनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। कायम खानी मुसलमानों ने यहाँ पर 1730 तक शासन किया था और बाद में यहाँ पर मराठों ने और पिंडारियों ने अपना आतंक अराजकता का माहौल बनाया लूटपाट से। उसके बाद में अंग्रेज मराठों और पिंडारियों के आक्रमणों को रोकने के लिए सन 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड के नाम से मेजर हनी फोस्टर द्वारा झुंझुनू में एक शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बनाकर एक छावनी अर्थात एक सैनिक टुकड़ी की स्थापना करते हैं। ये दोस्तों शेखावाटी जिले का यानी शेखावाटी का जो प्रमुख ऐतिहासिक महत्व था, ये ऐतिहासिक महत्व है। अब देखिएगा शेखावाटी जिले का सिरमौर कहा जाने वाला ये जो झुंझुनू जिला है, इस झुंझुनू जिले में जो प्रमुख मंदिर है वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से है? तो देखिएगा सबसे पहले आस्था का प्रमुख केंद्र यानी प्रमुख मंदिर और मस्जिद, प्रमुख मंदिर, आस्था के जो प्रमुख केंद्र है वो आस्था के प्रमुख केंद्र कौन कौन से है? सबसे पहले झुंझुनू जिले में आस्था का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र है जिसको कहा जाता है लोहागढ़। लोहागढ़ है क्या? लोहागढ़ के बारे में देखिएगा, लोहागढ़ झुंझुनू जिले के लोहागढ़ गांव में है। लोहागढ़ एक तीर्थ स्थल है। लोहागढ़ है क्या? एक तीर्थ स्थल है। लोहागढ़ तीर्थ स्थल, जो लोहागढ़ तीर्थ स्थल है ये किस गांव में? लोहागढ़ गांव में है। और लोहागढ़ गांव है कहां पर? झुंझुनू में। इस तीर्थ स्थल का महत्व क्या है? सबसे पहले देखिएगा, ये तीर्थ स्थल एक शंखाकार घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? शंखाकार घाटी में। शंखाकार घाटी में स्थित, शंखाकार घाटी में, शंखाकार घाटी में एक पर्वत है जिसका कहते हैं मालकेतु पर्वत। मालकेतु पर्वत, शंखाकार घाटी में मालकेतु पर्वत की तलहटी में, तलहटी में स्थित ये तीर्थ स्थल है। देखिएगा सबसे पहले ये किस पहाड़ी पर या किस पर्वत? मालकेतु पर्वत। और जो कौन सी घाटी यदि आपसे पूछे तो घाटी कौन सी? शंखाकार घाटी है, इस घाटी में ये स्थित है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ की जो 84 कोस परिक्रमा है या 24 कोसी जो परिक्रमा है इसके लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 24 कोसी परिक्रमा। 24 कोसी परिक्रमा, राजस्थान में 24 कोसी परिक्रमा कहां की जाती है? यहीं पर की जाती है। और यदि आपसे पूछे राजस्थान में भोगीशील परिक्रमा कहां की जाती है, तो राजस्थान में भोगीशील परिक्रमा की जाती है जोधपुर में। लेकिन 24 कोसी परिक्रमा कहां की जाती है? 24 कोस की परिक्रमा होती है, इसे कहा जाता है 24 कोसी परिक्रमा कहा जाती है। यहां पर देखिएगा एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और यहां पर जो प्रमुख मेला है, ये प्रमुख मेला कहां से कहां तक लगता है? तो यहां पर जो प्रमुख मेला है, ये प्रमुख मेला आरंभ होता गोगा नवमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी से भाद्रपद अमावस्या तक। भाद्रपद अमावस्या तक यहां पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी से भाद्रपद अमावस्या तक यहां पर यह मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? लोहागढ़ तीर्थ स्थल के नाम से लोहागढ़ मेला आयोजित होता है। तो इसमें आप 3 बातें याद रखिएगा। पहला प्रश्न तो यह पूछा जाता है राजस्थान में लोहागढ़ तीर्थ स्थल कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। दूसरा, ये कौन से पहाड़ पर या पर्वत की तलहटी में या पर्वत पर स्थित है? तो मालकेतु पर्वत पर। राजस्थान में 24 कोसी परिक्रमा कहां की प्रसिद्ध है? लोहागढ़ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। और यहां पर मेला कब भरता है? गोगा नवमी से भाद्रपद अमावस्या तक यहां पर मेला आयोजित होता है। तो एक तो तीर्थ स्थल हो गया जिसका नाम क्या है? लोहागढ़ तीर्थ स्थल। देखिएगा तीर्थ स्थल का नाम क्या है? लोहागढ़ तीर्थ स्थल। कहां पर है? लोहागढ़ में शंखाकार घाटी है और मालकेतु क्या है? पर्वत है। 24 कोसी परिक्रमा यहां की प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर जो मेला लगता है, ये मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर अमावस्या तक लगता है।
इसके अलावा यहां पर एक मस्जिद है जिसको कहा जाता है नरहड़ पीर की दरगाह। नरहड़ पीर की दरगाह, नरहड़ पीर की दरगाह। जो नरहड़ पीर की दरगाह है, इस दरगाह, ये दरगाह है किसकी? तो ये शक्कर बाबा पीर की दरगाह है। हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर की दरगाह है। ये दरगाह कौन से गांव में है? ये दरगाह नरहड़ गांव में। और जो नरहड़ गांव है, ये नरहड़ गांव है झुंझुनू में, ये यहां पर दरगाह है। तो देखिएगा, ये जो दरगाह है, इस दरगाह में यहां पर पागलों का इलाज भी होता है। इस प्रकार की यह दरगाह निर्मित है। यहां पर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और इस दरगाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जो दरगाह है, ये दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। ये जो दरगाह है, ये दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, जिसके 3 दरवाजे हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जिसके दरवाजे कितने हैं? 3 दरवाजे हैं। सबसे पहले ये दरगाह है किसकी? ये दरगाह है शक्कर बाबा पीर की। इसको कहा जाता है शक्कर बाबा पीर। शक्कर बाबा पीर, शक्कर बाबा पीर, या इन्हीं का नाम है हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर। हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर, हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर कहा जाता है। देखिएगा, हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर, या इनको हम क्या लिख सकते हैं? हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर लिख सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनका एक प्रसिद्ध नाम मिलता है, इनको कहा जाता है वागड़ का धनी। ये याद रखिएगा। इनके 2 उपनाम भी मिलते हैं। इनके एक तो उपनाम मिलता है बांगड़ का धनी। देखिएगा, बांगड़ में 5 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और पाली। जबकि एक क्षेत्र है जिनको कहा जाता है, एक क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसको कहा जाता है वागड़। इन्हें कहा जाता है बांगड़ का धनी। तो बांगड़ का धनी एक तो इनका उपनाम हो गया ये। दूसरा, इनको कहा जाता है हजरत या हाजी बाबा। जो हाजी बाबा कहा जाता है वो उन्हीं को कहा जाता है। कौन से बाबा? हाजी बाबा। ये 2 इनके उपनाम है। 2 तो इनके उपनाम है, इनका है नाम जो है वो शक्कर बाबा पीर या हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर इनका नाम है। ये नरहड़ गांव में स्थापित है। कौन से गांव में? नरहड़ गांव में। यहां पर इनका जो उर्स बढ़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उर्स बढ़ता है, ये उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, और इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा में आयोजित होता है। और इसी दिन लोक देवता मेहाजी मांगलिया का बापिणी गांव या बापनी गांव जोधपुर में भी मेला लगता है। और इसी दिन नरहड़ पीर का क्या बढ़ता है? उर्स भी बढ़ता है। और इसी दिन कहा यह भी जाता है कि संत लोक देवता, संत राजस्थान के प्रसिद्ध संत जाम्बोजी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। यहां पर इनके जो दरवाजे हैं, ये 3 दरवाजे हैं। एक जो दरवाजा है ये कहलाता है बुगली दरवाजा। एक दरवाजा कहलाता बुगली दरवाजा। दूसरा जो दरवाजा है ये कहलाता बसंती दरवाजा। बसंती दरवाजा। और तीसरा जो दरवाजा है ये दरवाजा कहलाता बुलंद दरवाजा। तो इस दरगाह के 3 दरवाजे हैं। इस दरगाह के कितने दरवाजे? 3 दरवाजे। बुगली दरवाजा है, बसंती दरवाजा है और बुलंद दरवाजा है। 3 दरवाजे हैं। बुगली दरवाजा है, बसंती दरवाजा है और बुगली दरवाजा। यानी कितने दरवाजे हो गए? 3 दरवाजे हो गए। और यहां पर पागलों का इलाज भी किया जाता है। यहां पर इस दरगाह में, इस दरगाह परिसर में पागलों का इलाज भी होता है। पागलों का इलाज भी होता है। इस दरगाह में किसका इलाज होता है? पागलों का इलाज भी होता है। तो इस दरगाह का जो नाम है देखिएगा, नरहड़ पीर या नरहड़ पीर शरीफ की दरगाह। नरहड़ पीर शरीफ की दरगाह कौन से गांव में है? तो ये नरहड़ गांव में है। नरहड़ गांव कहां पर है? झुंझुनू में है। यहां पर जो उर्स बढ़ता है वो भाद्रपद, देखिएगा उर्स जो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, शक्कर बाबा पीर या हजरत हुसैन शक्कर बाबा पीर के नाम से जानते हैं।
इनके दो उपनाम है, बांगड़ का धनी या इनको हाजी बाबा कहा जाता है। और इस दरगाह परिसर में पागलों का इलाज होता है। 3 दरवाजे हैं, बुगली दरवाजा है, बसंती दरवाजा है और बुलंद दरवाजा है। 3 दरवाजे हैं इस दरगाह के। देखिएगा, इसके बाद में एक लोक देवी, राजस्थान की लोक देवी कही जाने वाली नारायणी माता का मंदिर भी इसी झुंझुनू जिले में है। नारायणी माता, देखिएगा, जो नारायणी माता इनको कहा जाता है यहां पर रानी सती। एक नारायणी माता का मंदिर अलवर में भी है, वो उनका नाम नारायणी माता, और इनका जो मूल नाम है रानी सती का, वो इनका मूल नाम है, इनका जो मूल नाम है वो मूल नाम है नारायणी। देखिएगा, नारायणी माता का मंदिर या रानी सती का मंदिर, इनका जो मंदिर है ये मंदिर प्रॉपर झुंझुनू में, प्रॉपर कहां है? झुंझुनू में। इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था? एक तो इनका उपनाम है, उपनाम यानी झुंझुनू में इन्हें क्या कहा जाता? झुंझुनू में इन्हें कहा जाता दादी जी। दादी जी, ये तो हो गया एक इनका उपनाम, दादी जी कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम नारायणी अग्रवाल। नारायणी अग्रवाल, इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या था? नारायणी अग्रवाल था। इनके जो पति थे वो पति कौन थे? तन धन दास। तन धन दास इनके पति थे, और ऐसा कहा जाता है ये अपने पति के साथ सती हो गई, इस कारण इनका नाम जो है वो नाम क्या पड़ा? रानी सती पड़ा। देखिएगा, यह अपने पति के साथ सती हुई और लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। किसके रूप में प्रसिद्ध हुई? लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और इसीलिए इसे झुंझुनू में क्या कहा जाता है? इसे झुंझुनू में दादी जी कहा जाता है। और राजस्थान में कौन सी लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई? रानी सती के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये दोस्तों झुंझुनू जिले के प्रमुख मंदिर थे। अब हम पढ़ते हैं झुंझुनू जिले के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, वो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों देखिएगा, महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है, इससे पहले हम पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, यहां से एक फैक्ट का प्रश्न पूछा जाता है, जिससे झुंझुनू जिले का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन कौन से है। देखिएगा, झुंझुनू जिले में अजीत सागर बांध है। सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान में अजीत सागर बांध है कहां पर? तो देखिएगा, राजस्थान में अजीत सागर बांध बनियाल गांव में स्थित है। और ये जो बनियाल गांव है, ये बनियाल गांव झुंझुनू में। यहां पर देखिएगा, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा, झुंझुनू यानी खेतड़ी के एक राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह। वो अजीत सिंह वही है राजा जिसने स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के एक महल में ठहराया था और विवेकानंद की उपाधि दी थी। और अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में गए थे भाग लेने के लिए, तब आर्थिक सहयोग भी किया था। इन्होंने बनियाल गांव में एक बांध बनवाया जिसका नाम क्या है? अजीत सागर बांध। दूसरा, सूफी संत हुए जिनका नाम है कमरुद्दीन। संत सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? तो देखिएगा, झुंझुनू जिले में सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह है, झुंझुनू में है। इसके अलावा रुहेल खां का मकबरा, रुहेल खां का मकबरा और इसके अलावा कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में है। चौथा देखिएगा, देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, देश की जो प्रथम खनिज कोर जो लाइब्रेरी है वो अकवाली गांव में। कौन से गांव में? अकवाली गांव में। अकवाली गांव है कहां पर? झुंझुनू में अकवाली गांव। देश की यहां पर प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी है, अकवाली गांव झुंझुनू में। इसके अलावा देश का 5वां और राजस्थान का प्रथम गदर्भ अभ्यारण्य यानी गद्धों का अभ्यारण्य। राजस्थान में गद्धों के 2 मेले लगते हैं,
एक तो जयपुर जिले के लूणियावास गांव में गधों का मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। एक ब्रह्माणी माता का मंदिर बन रखा है सोरसेन गांव 12 में, वहां पर भी माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। लेकिन राजस्थान का प्रथम गधों का जो अभ्यारण्य है वो ढूंढलोद गांव में स्थापित है। ढूंढलोद में, ढूंढलोद कभी शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित होता था और यहां पर इंग्लैंड की जो डंकी सेंचुरी है, इंग्लैंड की जो कौन सी सेंचुरी, डंकी सेंचुरी, इसके सहयोग से स्थापित किया गया है। झुंझुनू में एक दुर्ग है जिसका नाम है बागोरगढ़ का दुर्ग। बागोरगढ़ का दुर्ग बागोर गांव में, इस दुर्ग में एक बौद्धकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे संबंध या जिससे अर्थ यह लगाया जाता है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की जो नींवें हैं वो बौद्ध काल या बौद्धकालीन स्थानों से लाई गई है। और दुर्ग का नाम याद रखिएगा, दुर्ग का नाम क्या, बागोरगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बागोरगढ़ का दुर्ग। झुंझुनू में 2 हवेलियां, मेड़तनी की हवेली, देखिएगा इसमें कंफ्यूजन होते हैं। ये जो मेड़तनी की हवेली थी, ये मेड़तनी की हवेली का निर्माण, देखिएगा बावड़ी का निर्माण, मेड़ता की एक राजकुमारी थी जिसका विवाह खेतड़ी के एक शासक के साथ हुआ था, उसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। और दूसरी एक बावड़ी है भूत बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी और भूत बावड़ी, भूत बावड़ी और मेड़तनी की बावड़ी दोनों इंपॉर्टेंट है। भूत बावड़ी और मेड़तनी की बावड़ी, दोनों बावड़ी इंपॉर्टेंट है। कहां पर, तो देखिएगा झुंझुनू में। मेड़तनी की बावड़ी मेड़ता में नहीं करना है, झुंझुनू में है। इसके अलावा देखिएगा सोने चांदी की हवेली, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली या सोने चांदी की दुकान या कमरा कहां पर है, मेहनसर में है। और मेहनसर कहां पर है, झुंझुनू है। यह फैक्ट एग्जाम में पूछ रखा है, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहां पर है, मेहनसर में। इसके अलावा ईश्वरदास की हवेली झुंझुनू में, ईश्वरदास की हवेली, इसका निर्माण ईश्वरदास नामक एक सेठ ने करवाया था। इस हवेली की विशेषता यह है कि इसे 100 खिड़कियों की हवेली कहा जाता है। इस हवेली में छोटी बड़ी कुल 100 खिड़कियां हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, 100 खिड़कियों की हवेली कहा जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, किससे संबंधित है, झुंझुनू जिले से संबंधित। इन तथ्यों में एक एक नंबर का एक एक फैक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अजीत सिंह का बांध कहां पर है, अजीत सागर बांध बनियाल गांव में। तो झुंझुनू ना पूछकर ये गांव आपको याद रखना है, बनियाल गांव। संत कमरुद्दीन की दरगाह कहां है, झुंझुनू में। रूहेल खां का मकबरा कहां है, झुंझुनू में। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, यहां देखिएगा इस गांव का नाम याद रखिएगा, अकवाली गांव। देश का 5वां और राजस्थान का प्रथम जो गंधर्व या फिर गदर्भ या फिर गद्दों का जो अभ्यारण्य है वो ढूंढलोद में स्थापित है। ये इंग्लैंड की डंकी सेंचुरी की सहायता से स्थापित किया गया। राजस्थान में बागोरगढ़ का दुर्ग कहां पर है, झुंझुनू में है। यहां बौद्धकालीन मूर्ति स्थापित हुई है। मेड़तनी की बावड़ी और भूत बावड़ी, दोनों बावड़ियों का निर्माण मेड़ता की राजकुमारी ने करवाया, दोनों झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली के लिए मेहनसर प्रसिद्ध है, या सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली को यहां पर कमरा या दुकान भी कहा जाता है, मेहनसर की है। इसके अलावा ईश्वरदास की हवेली का निर्माण ईश्वरदास ने करवाया और इसमें 100 खिड़कियां होने के कारण इसे 100 खिड़कियों की हवेली कहा जाता है। अब देखिएगा प्रमुख पर्यटन स्थलों की हम बात करें तो झुंझुनू जिले में एक खेतड़ी का महल है, जिसे खेतड़ी का हवा महल भी कहा जाता है। खेतड़ी का महल, खेतड़ी की स्थापना खेत सिंह के द्वारा की गई थी। खेतड़ी का महल, जो खेतड़ी का महल है, ये खेतड़ी का महल है कहां पर, खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी में है और खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में। इस खेतड़ी के महल को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस खेतड़ी के महल को कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल। किसका हवा महल, शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है किसको, खेतड़ी के महल को। इसके अलावा इसको कहा जाता है राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का द्वितीय हवा महल, द्वितीय हवा महल, या इसे कहा जाता मिनी, मिनी का मतलब छोटा हवा महल, जो कहां पर है, खेतड़ी में। इस हवा महल का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया किसने था, खेतड़ी के एक महाराजा थे जिनका नाम था भूपाल सिंह या भोपाल सिंह। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने, महाराजा भोपाल सिंह ने किस उद्देश्य से करवाया था, ग्रीष्म काल में,
ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में विश्राम गृह के रूप में इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। अब देखिएगा इसके तुलना की जाती है, यह लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। यह लखनऊ की भूल भुलैया, यह लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। किसकी तरह प्रतीत होता है? यह लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। ये याद रखिएगा, लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने करवाया था। ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में इसका निर्माण करवाया। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का मिनी ताजमहल, सॉरी हवा महल, और इसको कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल। कहां पर है? खेतड़ी में। इसे खेतड़ी का क्या कहा जाता है? महल भी कहा जाता है। अब देखिएगा ये तो हो गया खेतड़ी का हवा महल। इसके अलावा जो खेतड़ी है, इस खेतड़ी का क्या ऐतिहासिक महत्व है और यहां पर क्या क्या है वर्तमान में। सबसे पहले इस खेतड़ी की जो स्थापना की गई है, वो खेतड़ी की स्थापना की किसने है? तो याद रखिएगा जो खेतड़ी की स्थापना है वो खेत सिंह के द्वारा की गई। राव राजा खेत सिंह के द्वारा, खेत सिंह द्वारा, किसके द्वारा? राव राजा खेत सिंह के द्वारा यहां पर किसकी स्थापना की गई है? खेतड़ी की स्थापना की गई है। इस खेतड़ी में कौन कौन से प्रमुख स्थल है? तो देखिएगा खेतड़ी में जो स्थान है, इस खेतड़ी का एक उपनाम है ताम्र नगरी। खेतड़ी का जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? ताम्र नगरी। जो ताम्र नगरी कहा जाता है वो ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? खेतड़ी को कहा जाता है। राजस्थान में इस नगर को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है। और इसी खेतड़ी के नरेश थे जिनका नाम था महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को अपने महल में ठहराया। अपने महल में ठहराया। देखिएगा खेतड़ी के किस महाराजा ने, पूछा जाता है प्रश्न, खेतड़ी के किस महाराजा के स्वामी विवेकानंद ठहरे थे? और स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि दी है, देखिएगा ये जो स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि है, वो विवेकानंद की उपाधि अजीत सिंह ने दी है। किसने दी है? अजीत सिंह ने दी है विवेकानंद की उपाधि। एक तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर है। दूसरा, पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी में। पन्नालाल शाह का तालाब, जो पन्नालाल शाह का तालाब है, इस पन्नालाल शाह का तालाब को शतरंगी तालाब भी कहा जाता है। शतरंगी तालाब, एक तो यह भी कहां पर है? खेतड़ी में। पन्नालाल शाह का तालाब, स्वामी विवेकानंद इसी तालाब के किनारे ठहरे थे। इसके अलावा गोपीनाथ मंदिर, खेतड़ी में एक मंदिर भी बना हुआ जिसका नाम क्या? गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर यह भी कहां बन रखा है? खेतड़ी में बन रखा है। इसके अलावा खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन का एक मठ भी बन रखा है। रामकृष्ण मिशन का मठ, रामकृष्ण मिशन मठ, रामकृष्ण मिशन का मठ, यह भी कहां बन रखा है? खेतड़ी में बन रखा है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की आरंभिक शिक्षा, यानी मोतीलाल नेहरू की शिक्षा, यानी मोतीलाल नेहरू की प्राथमिक शिक्षा,
मोतीलाल नेहरू की जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो यहीं पर हुई है। ये देखिएगा खेतड़ी में। अब देखिएगा खेतड़ी में क्या क्या है। सबसे पहले खेतड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खेत सिंह के द्वारा की गई। इस खेतड़ी को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है। खेतड़ी के जो नरेश थे अजीत सिंह ने पन्नालाल शाह के तालाब के किनारे स्वामी विवेकानंद को ठहराया था और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि इसी ने दी थी। पन्नालाल शाह का तालाब राजस्थान में कहाँ है? जिसे सतरंगी तालाब भी कहा जाता है, खेतड़ी में। खेतड़ी में गोपीनाथ का मंदिर है, यहीं पर रामकृष्ण मिशन का मठ है और यहीं पर देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू की क्या हुई थी? आरंभिक शिक्षा हुई थी। साथ ही खेतड़ी में दोस्तों हाल ही में एक म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है और यह म्यूजियम स्वामी विवेकानंद का म्यूजियम होगा और जिस महल में होगा उस महल का नाम है फतेह विलास पैलेस। तो फतेह विलास पैलेस खेतड़ी में है और इसमें स्वामी विवेकानंद का नाम का एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और उसका नाम क्या होगा? स्वामी विवेकानंद संग्रहालय। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय। तो स्वामी विवेकानंद संग्रहालय राजस्थान में कहां है? फतेह प्रकाश या फतेह विलास पैलेस में, जो है कहां पर है? खेतड़ी में। ये दोस्तों खेतड़ी का क्या था? महत्व था। ये खेतड़ी में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको एग्जाम से संबंधित, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी एक फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिएगा खेतड़ी में एक स्थान है या एक खेतड़ी झुंझुनू का एक तहसील है जिसका नाम है नवलगढ़। ये नवलगढ़ जो है इसको कहा जाता है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। इसको क्या कहा जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, द गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी। किसको कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। नवलगढ़ को। नवलगढ़ में क्या क्या है देखिएगा। नवलगढ़ में एक तो है पोदारों की हवेली। देखिएगा नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावाटी का या शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। यहां पर एक तो है पोदारों की हवेली। पोदारों की हवेली, यहां पर कौन कौन सी हवेलियां हैं? दूसरी यहां पर है भक्तों की हवेली। किसकी हवेली है? भक्तों की हवेली। एक तो है पोदारों की हवेली, दूसरी कौन सी है? भक्तों की हवेली। तीसरी यहां पर है बेगोरियों की हवेली या बगोरियों की हवेली। बगोरियों की हवेली। ये इसके अलावा रूपनिवास हवेली। रूपनिवास हवेली, ये जो प्रमुख हवेलियां हैं, कितनी हवेलियां? 4 प्रमुख हवेलियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है पोदारों की हवेली, दूसरी है भक्तों की हवेली और जो तीसरी है बगोरियों की हवेली और जो चौथी है वो चौथी कौन सी है? रूप निवास हवेली। ये जो प्रमुख हवेलियां, ये प्रमुख हवेलियां कहां पर है? नवलगढ़ में है। इसके अलावा नवलगढ़ के निकट ही झुंझुनू जिले में एक और स्थान है जिसको कहा जाता है बिड़ला। देखिएगा बिड़ला भी कहा जाता है, यानी बिट्स पिलानी, आपने नाम सुना होगा पिलानी भी झुंझुनू जिले की एक तहसील है। इस पिलानी में है क्या क्या? देखिएगा दोस्तों जो पिलानी है, पिलानी में क्या क्या है? एक तो पिलानी में बिड़ला तकनीकी म्यूजियम, जो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम है ये बिट्स पिलानी में स्थापित है। ये स्थापित कब किया गया? सन 1954 में। ये देश का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है। ये देश का प्रथम, याद रखिएगा, पूरे भारत का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम अर्थात संग्रहालय है। इस संग्रहालय का नाम क्या? बिड़ला तकनीकी म्यूजियम। इसके अलावा बिट्स की स्थापना कहां की गई है? पिलानी में की गई है। बिट्स है क्या? देखिएगा बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसके अलावा पिलानी में स्थापित की गई है CEERI यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय अभियांत्रिकी अभियंता रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी संस्थान कहां पर स्थापित है? पिलानी में स्थापित है। इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण झुंझुनू जिले में याद रखना है कि झुंझुनू जिले का एक गांव है, एक शहर है जिसका नाम है बिसाऊ
और बिसव में मूक रामलीला खेली जाती है। यानी यहां पर जब भी रामलीला का आयोजन होता है तब लोग संवाद अपने शब्दों के माध्यम से नहीं करते हैं, बल्कि यहां पर इशारों के माध्यम से रामलीला खेली जाती है। इशारों के माध्यम से खेली जाती है, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कारण यहाँ की जो रामलीला है वो मूक रामलीला के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमने झुंझुनू जिला पढ़ा है। इस क्लास को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए जिले के साथ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.